नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स के इस नए एपिसोड में। और बहुत टाइम बाद अवेंजर्स हैव असेंबल्ड। तो कल तो शर्मा जी आ नहीं पाए। शर्मा जी बोले कि इंडिया वेस्ट इंडीज से भी हार गया तो मैंने कुछ टाइम के लिए क्रिकेट का परित्याग कर दिया था। हाँ। लेकिन अब पब्लिक की एक्सट्रीम डिमांड पे दंगे होने लग गए, तो फिर हमने कहा कि अब आना ही पड़ेगा मार्केट में। और अब आपको पता है आगे आने वाला कुछ बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली, एशिया कप फिर वर्ल्ड कप। इनके लिए यार हमको काफी आज हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए गए, सिमुलेशन और कैलकुलेशंस बनाई गई और एल्गोरिदम्स लगाए गए, इटरेशंस लगाए गए। तो काफी मसाला लेके आए हैं हम आज आपके लिए। भारतीय क्रिकेट के साथ जो कुछ नई नई गतिविधियां हो रही हैं, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। गतिविधियां क्या, एक्सपेरिमेंट्स गॉन रॉन्ग। ये राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का कोरोना वायरस कह रहे हैं लोग। इंडियन क्रिकेट का कोरोना वायरस क्रिकेट का कोरोना वायरस कह रहे हैं लोग। बताइए यार, ये वर्ल्ड क्रिकेट तो अच्छा चल रहा है। ये कोई बात है करने की? बेचारे राहुल द्रविड़ यार, कितना एकदम, जब राहुल द्रविड़ आए थे तो हल्ला कट गया था एकदम कि रिवॉल्यूशनरी मूड, अब तो जाने क्या हो जाएगा। कुछ लोग तो बोल रहे थे इंडिया 1 साल में 3 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ले लोग ऐसा बोलते थे, कुछ लोग हैं जिनको क्रिटिसाइज कोई नहीं करता। हाँ। एक तो एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ। राहुल द्रविड़ उनका मतलब वही पर्सनालिटी उसका वैसा है ना कि लोग चाहते हैं उसको गालियां देना, लेकिन भाई मतलब क्या करे भाई, तो दोगे तो भाई लोग बोले नहीं यार। लेकिन अब्दुल कलाम को तो नहीं। अब्दुल कलाम को तुमने काम ही ऐसे लेकिन किया ना। राहुल द्रविड़ ने अब ऐसा है कि हर कोई भर भर के गालियां मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये राहुल द्रविड़ का जितनी राहुल द्रविड़ ने हमारी इंडिया की लगवाई है, उसका 50% भी रवि शास्त्री लगवाता। रवि शास्त्री उसने बेचारे ने इतना अच्छा किया, फिर भी उसे इतनी गालियां मिलती थी। उसको गाली मिलती थी, बेवड़ा है, पछाड़ी पार्टी करता है, सबको दारू पिलाता है बेचारा। उसके और ये इसने तो एक भी सुख नहीं दिया भाई यार। एक ये तो है, इमेज का तो है। मतलब अगर आपकी इमेज ठीक है तो आप काम कैसे भी करो, आपको नहीं गालियां पड़ेंगी। और अगर आपकी हल्की सी इमेज वैसी नहीं है तो आपको इस इमेज के बेसिस पर चलता है। तो इसीलिए तो आजकल भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये क्या बोलते हैं उसको, ये वैसे PR, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखो इंडियन कल्चर की बात भी, इंडिया में भाई जो ये है ना, जो हम्बल रहेगा वो चाहे कितने साल, जो हम्बल हाँ, रहेगा वो कुछ भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्बल दिखाएगा, बस हम्बल दिखने का करेगा। मैं हम्बल हूँ, चाहे वो थाला हो, चाहे द्रविड़ हो, चाहे मतलब और कोई भी हो। और मतलब कोहली को भी एक्सेप्टेंस पाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़े, मतलब एटीट्यूड अभी भी तो नहीं मिलता। और अब भी बहुत सारे लोग कोहली को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। अरे नहीं यार, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अरे तो एटीट्यूड से क्या लेना देना भाई? भाई अबे ये तो भाई इंडियन कल्चर ही है भाई। नाउ तुम्हें मैंने जो है ना साधु आदमी होता है, साधु आदमी दिखना चाहिए बस चाहे उसके पीछे चरणों में ही घुस जाएंगे सब। इसी दिस टेक्स अस टू द आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि हार्दिक पांड्या को जो गालियां पड़ रही हैं, जो कि काफी जायज है, लेकिन जिन रीजन से पड़ रही हैं, क्या वो जायज हैं या नहीं है, इस पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारी जो एक मैं ट्विटर पर ट्रेंड और बाकी जगह पब्लिक रिएक्शन देख रहा था, तो एक बहुत बड़ा जो तबका है वो पांड्या से इसलिए नाराज है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। लोगों का कहना है कि भाई तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है, तुम एटीट्यूड से आते हो। लोगों को उसकी लाख जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स पे जाओ, तुम उन पे कमेंट करो। वो सच में कमेंट करने लायक भी है। उसकी क्रिकेटिंग स्किल अच्छी नहीं है भाई। वो मतलब टीम में जैसे एज ए बॉलर भी वो खेलता है, एज ए बैट्समैन वो खेलता है, एज ए फिटनेस वो भाई टीम में डिजर्व करता है नहीं करता, ये सवाल होना चाहिए। मतलब इंडिया जैसी कैप्टन हो या ना, वो तो दूसरी बात है। पहले तो उसके ये सवाल करो, तुम टीम में डिजर्व करता है, उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती भी है या नहीं बनती। तो पहले तो उस पे आ जाते हैं ना कि लोग क्या गलत बोल रहे हैं और किस पे क्रिटिसाइज करना चाहिए और किस पे नहीं कर रहे हैं, इस पे करना चाहिए, उस पे नहीं कर रहे हैं। क्या है पहले तो भाई वो तिलक वर्मा को 50 पहले वाला ये एपिसोड, ये तो मुझे लगता है इकलौती अच्छी चीज अगर उस हार्दिक पांड्या ने किया तो वही किया है कि उसने बॉल पे छक्का मार के 50 वाली नौटंकी खत्म की। इंडिया का ऑब्सेशन विद 50s विद 100 पता नहीं कब खत्म, विद इंडिविजुअल माइलस्टोन खत्म होना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। और ये काफी हद तक विराट कोहली के एरा में खत्म भी हुआ था कि इंडिविजुअल माइलस्टोन को बजाय लोग पर्सनल उसको देते थे। ऐसे तो देखा जाए तो ऋषभ पंत की मेरे ख्याल टेस्ट में 7 से 8 बार वो 90s में आउट हो रहा है। तो वो पहली अच्छी चीज है ना, वो उसके लिए मैटर भी नहीं करता। वो 90s में भी आकर भी वैसे ही शॉट खेलता है और
आउट होता है कोई चीज और कमाने जाता इसी है। चीज ने ऑस्ट्रेलिया को एक सुपर पावर बनाया है। दुनिया वहीं जा रही भाई, जो भी बड़े प्लेइंग क्रिकेट नेशन है वो ऐसे ही खेलते हैं, वो इंडिविजुअल माइलस्टोन पर नहीं चलता आजकल गेम। अब आप ये बताइए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाईएस्ट रन गेटर सीरीज में तिलक वर्मा थे, क्या उखाड़ क्या दिया? उखाड़ दिया? निकोलस पूरन ने अपने 20 या 30 रन की 2-3 पारियों में 3 मैच अकेले दम पे निकाले, अकेले दम पे। जिस मैच में बंदा टिक गया उस गेम अब खत्म मुझे ये बताइए, T20 क्रिकेट में आप कैसी भी घटिया से घटिया पिच हो, 41 बॉल पे 53 रन की पारी का मैं क्या करूं? इससे मेरा क्या फायदा? मेरा क्या फायदा? मैं क्या करूं उसका यार? 41 बॉल पे 53 रन तो विराट कोहली खड़े खड़े ऐसे और ऐसी बात नहीं है, वो बंदा 4 नंबर पे आ रहा है। अगर वो बंदा 5 या 6 नंबर पे आता जहां पे विकेट जा चुके थे और वहां पे तो फिर भी मतलब वो 4 नंबर पे आ रहा है भाई, तुमको तो खेलना ही है। देखो बात ये है कि इस T20 सीरीज से पहले होता है कि फिर से हमारा T20 4.0 आएगा। 4.0 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2016 में जब हारे तो नई अप्रोच, 19 में फिर 19 में हारे, फिर 20 में बोले नई अप्रोच, फिर हारे और अब फिर हार गए तो अभी फिर नई अप्रोच आई है और अप्रोच फिर वही की वही है। पहले 10 ओवर में 70 पे 0 होते थे, अब 10 ओवर में 65 पे 2 होते हैं, क्योंकि 2 तो हमारे फ्री विकेट होते हैं, ईशान किशन और शुभमन गिल। और ताले ये इंटेंट दिखाते हैं यार, ईशान किशन तो आगे बल्ला फेंकता है गेंद पे, तब भी भाई उसने बल्ला भी तो नहीं फेंका। पहले 2 टेस्टों में उसने 20-20 23 रन बनाए, 30 गेंदे खेल के भाई ओपनर आकर के तू करता क्या है यार? तो हाँ वही तो फिर उसको 2 ओडीआई T20 के बाद उसको फारिग कर दिया। ठीक है, ये एक अच्छा कदम हुआ। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि यार T20 में अगर तिलक वर्मा का 49 पे ही रह जाता तो क्या ऐसा क्या हो गया जाने तो भाई, आगे बढ़ो यार। प्लस देखो स्कोर कार्ड की बात है, हर कोई स्कोर कार्ड की बात कर रहा है ना कि भाई तिलक वर्मा ने अच्छा खेला, अच्छा ठीक है, इन डाउट उसने अग्रेसिव आके खेल रहा है, लेकिन ये भी तो देखो उसके स्कोर मतलब किस ओपोजिशन के अगेंस्ट है, कैसे बॉलर हैं, प्लस कैच छूट रहे हैं उसके। कैसा भी ओपोजिशन है तुम्हारा, इन दी एंड तो इंडियन टीम हारी ना। उसने 41 गेंद में 53 मारे, रिप्लाई तो वेस्ट इंडीज ने 18 ओवर में मैच खत्म कर दिया। तो क्या करे भाई ऐसे 50 का? T20 में हमेशा से इम्पैक्ट, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं। अगर आज भी आप 40 गेंदे खेल के सिर्फ 50 रन मार रहे हो या 30 गेंदे खेल के 40 रन मार रहे हो, तो आप टीम पे एहसान नहीं बल्कि कुछ देर ज्यादा खेलोगे तो बल्कि नुकसान करोगे टीम को। क्योंकि तुम आज के 4 नंबर पे 5, 6, 7 पे तुम्हारे ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, उनको 10-10 गेंदे भी दे दोगे तो वो रन बना देंगे, तुम्हें बॉल खाओगे उनका। यार तुम 4 नंबर पे आके 40 पे 50 मारे, तुम्हारे बाद आके लोग ने 8 गेंदों में 5 रन या 5 गेंदों में 8 रन मारे, बात वही है। वो डिफरेंस T20 में वही है कि कौन वो एक इम्पैक्ट लेके आ सकता है, कि जो सूर्या लेके आया है सरप्राइजिंगली। तो उसके अलावा T20 में सूर्या से बेटर प्लेयर, वो तो खैर मतलब वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में अगर इंडिया को इकलौता प्लेयर है जो आज की डेट में कंपीट कर सकता है तो सूर्या। T20 के फॉर्मेट को वैसे ही खेलता है, पहली बॉल आता है, चौका मारना है, छक्का मारना है, करता है। T20 वही खेलते हैं। और वेस्ट इंडीज का सीरीज जीतने का एक और था कि उनके विकेट गिरते थे यार, फिर भी उनका नहीं रुकता, 8, 8.5, 9 रन में। उनके 8 विकेट गिरने के बाद वो जो मैच जीत गए थे, वो चहल वाला जिसमें बॉलिंग नहीं थी। तो मेरा फिर वही है यार, जो अभी हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज इस पे करना चाहिए, जो आखिरी T20 हारे उसमें 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। बताओ यार, मतलब तुम आगे से लीड ऐसा करोगे तो क्या फिर तुम क्या बोलोगे अपनी टीम के प्लेयर्स को? क्या कहने को क्या टेम्पलेट बना, कहने को फिनिशर है, इनको फिनिश कर देना चाहिए। दीस फिनिशर शुड बी फिनिश, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आया था तो बहुत अच्छी हालत थी इंडिया की। वो मैच फिनिश कर देते हैं, फिनिश जिता के नहीं करते, वो मैच ऐसा खेलते हैं कि मैच वहीं फिनिश हो जाता है। और ये मुझे लगता है कि यार हार्दिक पांड्या देखो पहले बैट्समैन जहां तक देखो बैट्समैन बहुत फास्ट खेलता था, छक्के वक्के मारता था, हमने आईपीएल में भी देखा है, और कुछ एक इनिंग इंडिया के लिए भी खेलता था, वो फास्ट खेलता था, छक्के मारने जाता था। अभी लास्ट जब से आईपीएल का जो ट्रॉफी जीता है तब से देख रहे हो जो एंकर वाला रोल क्यों ले लेता है? बाप बन गया वो, क्रिकेट के बाप बन गए। यार वही बोल रहा हूँ, जो इंडियन टीम में दिक्कत है वो एंकर रोल का, हर कोई बाप बनना चाहता है। मैं बाप बन गया हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से खेलूंगा, मैं टुक टुक ही करूंगा। मुझे लगता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ये अपनी कमजोरी छिपाने वाली चीज है। ये तेज नहीं खेल सकते तो जैसे इनके पास पावर आती है जिस प्लेयर के पास, वो टुक टुक करके अपना काम चलाने लग जाता है। ये भी है, बट मुझे ये भी लगता है कि इंटेंट का हमेशा से दिक्कत है यार। मैं जैसे अभी बोल रहा था, वेस्ट इंडीज के 2, 4, 5 विकेट भी गिरे, उनका रन रेट 8 था, लेकिन हमने देख लिया आखिरी वाली T20 में इंडिया के 65 पे 4 थे 10 ओवर में। जैसे ही सब आउट हो गए तो फिर इनका वही रोना चालू हो गया। तो ये चीज पता नहीं कब तक नहीं सुधरेगी। और हार्दिक पांड्या तो पहले जब छक्के मारता था, अब आके क्यों नहीं मार रहा है?
क्या भाई ज्यादा उससे पता नहीं भाई पड़ी। पहली बात तो उससे लगते ही नहीं है। अब पता वो नहीं, दम मुझे लग से- रहा है जब से वो जो सर्जरी हो गया यार, तो तब से उसका चला गया भाई। यार मारता तो है वैसे, तो एक आध तो दे देता है, लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आते हैं तो ये इनके दिमाग में हमेशा क्यों नहीं चल रहा होता कि चौका मारना, जिस छक्का मौत मारना में है। पता नहीं क्या ये चलता है, कंटेंट की सिंगल हो जाती है जाता भाई, है। एक चौका मार दिया, अब बस। तो सनी जी की एडवाइस फॉलो करनी है, अब तो सिंगल ही लेना है। लेकिन अब तो सनी जी ने भी गाली दे दी है इनको। सही गाली सनी जी ने गाली निकाल दिया दोस्तों। क्या बोला सनी जी ने? सनी जी ने बोला है कि मतलब किड्स के अगेंस्ट खेलोगे तो ठीक लगोगे। मतलब किड्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो बढ़िया लगते हैं, हाँ। जब मेन से जब मुकाबला होगा तब देखा तो जाएगा। किड्स ने भी तो धो दिया है Kids यार, ने- वेस्ट इंडीज ने भी तो धोया है। वो जो 2 जीते हैं वो तो कैसे जीते हैं, उनका सीधा निशाना हुआ था, ये जो अंडर 19 वाले जो प्लेयर्स हैं उन पे। मुझे- तुम वहां खेलते हो तो बढ़िया है, जब तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में आता हो तो भाई पॉप फिस हो जाती है। यार वैसे अगर ये इस बात पे भी गौर किया जाए तो सही कह रहे हैं एक तरीके से, हाँ, क्योंकि अंडर 19 में तो सब स्टार होते हैं ये। क्योंकि अगर तुमको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप से थोड़ा आगे पीछे जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था, तब सचिन, गंभीर और सहवाग ओपनिंग करते तो इनमें से जो भी इंजर्ड होता था तब कोहली आता था, और कोहली आता था और सेंचुरी मारता था, फिर अगले मैच में बैठ जाता था, और ऐसे ही चलता रहता था। तब फाइनली जाके उसने ब्रेकिंग किया, और आज इन टट्टुओं को देख लो, जगह खाली पड़ी है भाई, वैकेंसी हाँ, कोई आने को और तैयार ही नहीं है। हगने को रेडी है भाई, गिल को जिसको मुताबिक- खिला दो, जिसको खिला तुम दो। किसी का उठा के देख लो, ओडीआई T20 में 30 मैच खेले होंगे, 30 से कम एवरेज होगा, स्ट्राइक रेट भाई किसी का कम 125, होगा, 120, 115 और कहने को हार्ड हिटर है। हार्ड हिटर। ईशान किशन 29 मैच खेल चुका है, 120 का स्ट्राइक रेट है। T20 हाँ। हाँ 29 मैच खेल गए, 120 का स्ट्राइक रेट है और 20 का average वो है। हमेशा ओपनिंग हो रहा है। ईशान किशन इज द स्कैम ऑफ मुंबई इंडियंस। कुछ नहीं है भाई, वो मुंबई इंडियंस द्वारा फैलाया गया विश्व क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा बड़ा स्कैम है जिसका खुलासा टीवी टॉक्स ने तो बार बार बहुत किया। पहले कर दिया था आपने, शायद वीडियो देखा ही देखा भी होगा। होगा। हम तो बांग्लादेश की चाल, अरे हम तो उड़ते पंछी के पर गिर लेते हैं दोस्तों। वो वीडियो हमारा हम लगा देंगे इसमें, वो आपको जरूर देखेगा। हमने पहले ही बताया था कि बांग्लादेश ने क्या चाल चली है भारतीय क्रिकेट के साथ। और तो क्रिकेट के जो विश्व स्तरीय फूफा जी हैं भारतीय क्रिकेट के, सुनील गावस्कर, उन्होंने तो बोल ही दिया कि ये बच्चों की तरह खेलते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेलते। एक मौसा जी भी है। एक मौसा जी- मौसाजी भी है, मौसाजी हमारे वेंकटेश प्रसाद हैं। उन्होंने काफी सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से लेते हैं। टंकी टाट लाल हाँ, की। उनके स्टेटमेंट, लेकिन उनके स्टेटमेंट बड़े अच्छे होते हैं। वो साउथ इंडियन है ना। हाँ, वो ढंग से रख के इनको देते हैं। उन्होंने कहा है भाई कि देखो, इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट, देयर हंगर एंड इंटेंसिटी डेफिशिएंसी इन द टीम, ऑफन द कैप्टन लुक्ड क्लूलेस, bowlers can't bat, batsmen can't bowl. It's important to not look for yes men and be blinded because someone is your favorite player, but look at the larger good. एकदम सत्य वचन बोले। इसमें Spitting मेरे को facts. एक तो 3 स्टेटमेंट आया है। बहुत अच्छे पहला facts. स्टेटमेंट मैं बोलना चाह रहा था, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव देयर स्किल Skill सेट। set. हमने कई बार सुना है कि अरे यार बॉल बहुत गीली हो गई, हाँ। सुबह थी, अरे रात थी, अरे वो मैच लग गया। हाँ, ये तो बहुत कुदरत का भाई- निजाम हो गया जी। भाई बात ये है कि जो अभी प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें स्किल नहीं है, मतलब वो सही कह रहे हैं। सही बोला कि स्किल बढ़ाओ भाई। बॉलर्स बैट कांट बैट और बैट्समैन कांट बॉल। जो प्लेयर्स हमारे पास हैं उनमें जैसे बोलते हैं ना टैलेंट है, तो जो टैलेंट है भाई वो नहीं कर पा रहा है यार। मतलब जैसे टैलेंट की जो बात हो रही है, तो अपन गिल की बात हो रही है। गिल बहुत टैलेंटेड है, परफॉर्म भी कर रहा है, बट वो जो कंसिस्टेंसी है ना, जैसे मतलब आया और भाई रन कंसिस्टेंटली बना रहा है, तो अगर तुम्हें टीम में सेलेक्टेड हो तुम, और तुम ऐसा नहीं कि एक मैच खेल लिया तुम और फिर 2 मैच नहीं खेलोगे, भाई टेस्ट मैच में उसका परफॉर्मेंस देखो, लास्ट हाल फिलहाल के क्या परफॉर्मेंस है भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तुम जैसे तुम्हें भले ही टैलेंट है, लेकिन तुम्हें हर दिन वो प्रूव करना पड़ेगा यार, हर दिन तुम proof उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब तुम्हें और जैसे ये जो हम कई बार सुनते हैं कि अरे शुभमन गिल को तो अच्छी बॉल मिल गई, अच्छा कैच ले, नहीं, वो भाई सबके संग हटाओ होता सब है, यार ये। सबको मिलता है, सबको लक का तो मिलता ही, फेवर की कोई अनलकी रहता है, लेकिन तुम हर बार इस पे नहीं डाल सकते अरे उसको अच्छी गेंद मिल गई, उसको ये हो गया, उसको वैसी बॉल पड़ गई। ये सब तो मुझे लग रहा है जो कहना बेवकूफी और है। एक इन्होंने वेंकटेश प्रसाद ने कैप्टन और टीम मैनेजमेंट के ऊपर ट्वीट किया है। बोला है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिबेकल एंड नीड्स टू बी अकाउंटेबल। प्रोसेंट एंड सच वर्ड्स आर मिसयूज्ड नाउ। MS महेंद्र सिंह धोनी meant it. Guys, now just use the word and there is no consistency in the selection. Random stuff happening.
टू मच। बिल्कुल सही है, एकदम सही बोला उसने। इसने तो सीधा सीधा हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ प्लेइंग 11 जो डिसाइड हो रही है, तुम किस बेसिस पे कर रहे हो, कहाँ पे किस प्लेयर को कैसे खिला रहे हो, ये बताओ। मुझे इस बात पे एक चीज बोलनी है कि जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप आ रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम वेस्ट इंडीज की टूर में एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि क्लियरली इनका यानी ताकि हम एशिया कप में जाके अपना राइट 11 चूज कर पाए। तो क्लियरली इनके दिमाग में एशिया कप है ही नहीं, मतलब ये ट्रॉफी जीतना ही नहीं चाहते एशिया कप। कायदे में अगर कोई टीम होती तो वेस्ट इंडीज में जीतने भी तो नहीं देंगे, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश, श्रीलंका। मेरे कहने का मतलब है कि तुमको यार वेस्ट इंडीज के दौरान ही, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही तुम्हें अपना राइट 11 फाइंड कर लेना चाहिए था। उसमें तुम नंबर 4 पे अक्षर पटेल भेज रहे हो जो ऑब्वियसली नहीं खेलेगा नंबर 4 पे। तुम पहले से टीम तैयार नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं। सूर्यकुमार यादव को 3 नंबर पे भेज कभी दिया, 3 कभी कुछ। अब एशिया कप में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और एशिया कप के बाद भी देखना इनको आंसर्स नहीं मिलेंगे, और इसलिए ऐसा। ईशान किशन को भाई तुम क्यों एक ओपनिंग करा के उसको चढ़ाए जा रहे हो यार? अगर उसको वर्ल्ड कप में तुम्हें खिलाना है तो तुम्हें पता है उसको तुम्हें खिलाना है, तुम्हें 4-5 नंबर पे। अगर केएल राहुल फिट नहीं होता है तो 5 नंबर पे खिलाना है, तो वहां पे खिला के उसको थोड़ा बहुत तैयार करो, उसको देखे उसके क्या चांसेस हैं क्या नहीं है, बिना मतलब उसको। एक्चुअल में क्या है ना, वही है, वो एक कुआं खाई। अब तुम्हें केएल राहुल है खाई है, केएल राहुल नहीं और एक कोना भरत है। दिक्कत ये है ना, देखो ईशान किशन 2 चीजें, देखो ईशान किशन टीम में नहीं खेलना, मतलब वो स्क्वाड में रहेगा, वो 2 चीजें कंप्लीट करता है, एक तो बैकअप ओपनर और एक बैकअप विकेट कीपर। ऑन पेपर ही करता है। हाँ, ऑन पेपर वो करता है। तो इससे क्या है कि इंडिया को एक एक्स्ट्रा जो विकेट कीपर लेना है उसकी जरूरत नहीं है ना, जो मिडिल ऑर्डर में खेल ले। अब जरूरत पड़ेगी तो उसको खिला लेंगे मिडिल ऑर्डर, तो ये स्क्वाड में एक एक्स्ट्रा जगह खाली हो जाती है। ये तो थिंकिंग है, यही राहुल द्रविड़ की थिंकिंग, ये सुपर स्मार्ट थिंकिंग है ना। 100 IQ। अरे भाई तुम प्रॉपर स्क्वाड ले जा रहे हो तो प्रॉपर प्लेयर ले जाओ ना। बेवकूफी की इंतहा देखो कि राहुल द्रविड़ बोल रहे वी वांटेड टू टेस्ट आवर लोअर बैटिंग ऑर्डर, इसलिए हमने अर्शदीप को 6 पे भेजा। यार जो बॉलर है यार, तो तुम बैट्समैन को खिलाओ यार, जो खेल ही नहीं सकता। कल तुम बोलोगे नहीं जी रोहित शर्मा बॉलिंग की ओपनिंग करेंगे, वी वांटेड टू टेस्ट रोहित शर्मा कि वो पेसर। अरे हमारा बैट्समैन क्या है, हार्दिक पांड्या, बॉलिंग की ओपनिंग कर रहा है। मैंने यार जो है ही बॉलर यार, तो वो कैसे करेगा यार? क्या बेवकूफ वाली बात है। स्किल टेस्ट मैं तो सोच के अक्षर पटेल को ओवर नहीं देते, उसकी बॉलिंग स्किल टेस्ट 1 ओवर देते हैं। उसकी बॉलिंग यार ये तो वही हो गया, मतलब वो बोल गया कि भाई। और भाई इंडिया के डिबेकल का सबसे बड़ा रीजन भाई, ये जो तुम बैट्समैन की कमी पूरी करते हो ना, तुम फर्जी ऑलराउंडर्स को खिला के, ये सबसे बड़ा रीजन है भाई। तुम्हारे बैट्समैन खेलते नहीं, इसलिए तुम अच्छे बॉलर्स को खिलाते ही नहीं। और तुम ये आधे पौने 1.5 वालों को खिलाना पड़ता है, खिलाते हो, और वो बेचारे हिट्स एंड बिट्स ऑफ प्लेयर्स को, और फिर हिट्स एंड बिट्स कर देते हैं तुम्हारी। कभी हमेशा से यही चल रहा है भाई, तुम्हारे बैट्समैन की फेलियर छिपाने के लिए तुम हमेशा बॉलर्स को लाइन पर लगा देते हो। जैसे अर्शदीप को बैटिंग करवा रहे हैं, तू खेल के मैं वही कह रहा हूँ। जैसे आकाश चोपड़ा की ये बात बढ़िया लगती है, बोलते हैं कि मछली की तुम काबिलियत ये इस पे जज करो कि वो पेड़ कितना अच्छा चढ़ लेगी। अरे यार अर्शदीप बॉलर है यार, वो कैसे खेल लेगा यार? अरे भाई उस बेचारे को बॉलर को तुम ओपन में बॉलिंग नहीं दे रहे, उसको पकड़ने के बाद तो उससे 1 या 2 ओवर करवा रहे हो। वो बेचारा मुकेश कुमार, उसको 1 ओवर डलवा रहे हैं पूरे मैच में यार। अर्शदीप स्विंग बॉलर है, उसको पहला ओवर देना चाहिए, तो नहीं पहला ओवर पांड्या करेगा। तो वही एकदम मैनेजमेंट एकदम एक ये कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन, ये इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला। अच्छा एक ये, हाँ इसे प्रकाश ऐसे डालना, जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी को दे दी, जैसे तिलक वर्मा का, ठीक है, उसने रन मारे और कितने 150 रन मारे 3 मैच की सीरीज में, 115 लगा दी। तो आजकल ये हो गया T20 क्रिकेट, आपको पता है ये रन्स और तुम्हारे विकेट्स ये सब नहीं देखता, वो देखता है कि अगर आपने 2 गेंद में 12 रन मारे, कितना इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया, इम्पैक्ट कितना क्रिएट किया है। तो उस पे जो इंडिया का ऑब्सेशन है कि भाई जो ज्यादा रन मार दिया वो हो गया, तो रन तो बनाए थे। बस स्टैट्स बेस्ड सिलेक्शन होता है, मतलब परफॉर्मेंस तो देखते ही नहीं है। जैसे कोई ऐसा लगता है कभी कभी कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बैठा दिया है और वो सेलेक्ट कर रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं, ये तो कुछ देखते ही नहीं है। इनको तो भाई समझ में आता होगा ना कौन किस कंडीशन में खेल रहा है, किसके क्या शॉट्स हैं, किसकी क्या रेंज है, क्या परफॉर्मेंस है। अगर तुम्हें भी सिर्फ वही की स्टेट्स देख के कि किसने 50 मार दी उसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट करना है, तो फिर तुम किस बात के भाई प्लेयर हो। बहुत सही पॉइंट है कि जैसे कुछ प्लेयर है जो स्पिन नहीं खेल पाते,
बट वो क्या है, रन बना देते हैं कभी कभी, कोई एक आध बॉलर हाथ लग जाए उसको मार देंगे लोग, रन बन गए। कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो स्विंग नहीं खेल पाते, बट तुम उनके क्या ओवरऑल ये नहीं देख रहे भाई वो कितनी प्ले एंड मिस कर रहे हैं, रन देख रहे हो। जैसे ईशान किशन का मैं ओडीआई में देख रहा था कि वो कितना प्ले एंड मिस कर रहा था, कोई प्ले एंड मिस कर रहा था। मैच तो देखो ऐसा लग रहा है तुम स्कोर कार्ड देख के सिलेक्शन कर रहे हो यार। और उसी मैच में शुभमन गिल की बैटिंग देख रहे, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए थे, उसने भी उतने ही रन बनाए थे। शुभमन गिल की बैटिंग को देख के लग रहा था कि एलिगेंस आ रहा था, और उसकी बैटिंग में लगे थे 31 लग के चौका जा रहा है, मारने को जा रहा है, 31 लग के छक्का चल गया बाउंस। और बोलेंगे कि अरे 50 बनाई है उसने तो 2 मैचों में 50 बनाई है, तो बहुत तगड़ा प्लेयर है। ये भी तो देखो यार स्किल क्या है उसकी। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो सेकंड T20 था, इसमें इंडिया 152 बनाई थी और वेस्ट इंडीज 155 पे चेज कर ली थी। चेज नहीं करना चाहिए था वो हार्दिक पांड्या। उसमें अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट की बात करें एज पर ESPN क्रिकेट इन्फो, उसमें निकोलस पूरन का टीम इम्पैक्ट था 116.15 और उसमें तिलक वर्मा का था 48.51 इम्पैक्ट रन्स। हार्दिक पांड्या का वेस्ट इंडीज से इम्पैक्ट क्या था, उसका दोनों तरफ से कैलकुलेट करना चाहिए एज ए कैप्टन, एज इंडिया की तरफ से क्या इम्पैक्ट। कहने का अब ये देखिए, आप 124 के स्ट्राइक रेट से 41 गेंदे और 51 रन मार रहे हो आप। ठीक है, आप बोल रहे हो कि शुरू में विकेट गिर गए थे, दो विकेट 18 पे गिर गए थे। सेम निकोलस पूरन का कंपेयर किया जाए भाई, उनके तो पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए थे और तीसरा विकेट उनका 32 पे गिर गया था, फिर भी भाई उसने 40 गेंदों में 68 रन मारे। मैं वही बोल रहा हूँ, ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये ऐसी इनिंग्स मैच जिताती है। लेकिन क्या हम तिलक वर्मा के लिए ज्यादा मतलब हार्श नहीं हो रहे हैं अगर आप उसको पूरन से कंपेयर कर रहे हो? हम कल्चर की बात कर रहे हैं। हाँ, बट हम जिस हिसाब से प्रेज करते हैं ऐसा नहीं है। देखो वैसे तिलक वर्मा हैज डन गुड, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा प्लेयर है, बट वो वाली चीज है, वो कल्चर जो हमारा है उसके साथ हमें। अब जहाँ तक ये बात आ गई ना कल्चर की, अब तो मैं एक और चीज बताता हूँ कि जो आजकल हम दिक्कत देखते हैं ना अपनी टीम के सेटअप में, ओडीआई सेटअप में हमारे पास 5, 6, 7 के लिए प्लेयर नहीं है। 2011 की आप टीम उठा के देख लो, उसमें चलो ऊपर से रन लगे हो, किसी ने 90 मारे हो, 100 रन मारे हो, लेकिन तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से मैच फंसा था जहाँ पे सुरेश रैना ने 32 या 30 रन की पारी खेली थी। वो कितनी क्रूशल पारी थी, वो किसी 70-80 से कम नहीं थी। सेम तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारे 6 विकेट गिर गए थे 200 या 180 पे, सुरेश रैना ने 30 रन मारे थे और इंडिया ने 259 लगाए थे। तो ऐसे जो इम्पैक्ट प्ले, अब जैसे 5वें, 6ठे, 7वें पे तुम्हें रन गेटर नहीं चाहिए ओडीआई में, तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर चाहिए जो टिक तो जाएगा। तुम्हें T20 में 5, 6, 7 ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो 50 मारे, तुम्हें ऐसा चाहिए 2 गेंदों पे 10 रन मारे। और ओडीआई में ऐसा चाहिए जो भाई 20 गेंद में 30 रन लगा, बट 20-30 गेंदें खेल रहे, और लेकिन वो कंटिन्यूअस हर मैच में 30 रन बना दे। जब भी उसको भेज दो 10 में से 7-8 मैच में रन बना दे। तो आप अब उठा के देख लो ऑस्ट्रेलिया की वो टीम, और वो कितना टफ मैच था जो युवराज और रैना की पार्टनरशिप में निकाला। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो रन्स होते हैं ना, ये कंडीशन कैसी कंडीशन थी, कैसे उसने बेचारे ने खेला, वो एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। वो आज तक कोई ये नहीं याद ही नहीं करता भाई रैना का कंट्रीब्यूशन। हाँ, रैना तो बिल्कुल ही खत्म है। वही रैना ने मतलब सिंगल हैंडेडली भाई, रैना जब T20 में भी खेलता था ना, 4थे 5वें नंबर पे खेलता था, वो ऐसे ही खेलता था। रैना सच में बहुत अंडररेटेड। रैना का मैं स्टैट में बता देता हूँ, 293 मैच खेले थे उसने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब जब हम टीम सेलेक्ट करते ना, जैसे आईपीएल, जैसे T20 सिलेक्ट करनी है, तो उसने देख लिया भाई आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर्स कौन से, डाल दो आंख बंद करके कंप्यूटर। अभी आजकल एक चल जाता है कि हम ये देखते हैं एवरेज कितना है। अब तुम्हें देख लो, सुरेश रैना 226 मैच खेला, इसमें नॉट आउट सिर्फ 35 बार रहा, उसके बावजूद उसका 35 का एवरेज है और सिर्फ 50 उसके 36 हैं और 100 मतलब 500, यानी वो कंटिन्यूअस भाई 20-30 रन बना रहे थे। और उस टाइम आपको याद होगा कि इंडिया बड़े आराम से, युवराज, धोनी और जब रैना थे तो आराम से चेस करता था जो स्कोर था। भाई रैना धोनी के बाद आता था, 6ठे नंबर पे आता था, 6ठे। और आज आप अपनी टीम उठा के देख लो ओडीआई की, कोई एक प्लेयर है आपको 5-6 जो आपके ना 3 विकेट गिर गए तो आपको 100 रन और बनने की भी उम्मीद नहीं रह जाती है। अब आप ये मुझे गिर जाए तो केएल राहुल आता है, 70 गेंदे खेलता है, 30 रन बनाता है और एहसान करता है, हाथ जोड़ती है पूरा देश। अब हम लोग बोलते हैं हम लोग को 5, 6, 7 के लिए प्लेयर चाहिए, तो हम लोग एवरेज देखते हैं, अरे यार इसका तो 25 का एवरेज है, अरे तो 25 ही रन मारने उसको यार, 5, 6, 7 25 रन मारेगा तो टीम के लिए बहुत है। अब ये बोलते हैं केएल राहुल का एवरेज 46, 50 का है, अरे उस नंबर पे नहीं चाहिए 46 का एवरेज, उस पे स्ट्राइक रेट देखो भाई उसका, उसको कंसिस्टेंसी देखो। 190 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 107 गेंदों में 70 रन मारा था।
एक टाइम तो उसका ऐसा था कि 30 रन बना रखे थे उसने। वो हाँ वो 2-3 तो मैं वही कह रहा हूँ एक कैच छुटा, ये 31 लग के पीछे चौका गया, उसके बाद बने थे उसके। और हालत आज की डेट में ये है कि पूरा देश हाथ जोड़े खड़ा है कि केएल राहुल फिट हो जाओ, वर्ल्ड कप खेल लो। एक भी मैच उससे पहले मत खेलो, लेकिन वर्ल्ड कप खेल लो डायरेक्ट। तुम तो थे, तुम जो भी थे, लेकिन जो भी तुमसे भी थे, गैर गुजरे हमारे पास। अब तो अब भी चाह रहे हैं कि भाई और क्या, इनके भरोसे तो अरे तुम लंगड़ा के दौड़ दो, ये तो बिल्कुल हमारे अपाहिज पर रनर ले लो, किशन को रनर बना। इन अपाहिजों से तो बेहतर निकलोगे तुम। ये हालत है देश की यार। और अय्यर का तो क्या ही बोले भाई, उसका तो बोलो केएल मे बी विल बी फिट, बट अय्यर का चांसेस थोड़े स्लिम है। यार भाई से तो मैं तो बोलूंगा यार थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करें अपनी। यार हर बार कमर क्यों टूट जाती है। मंगलवार और शनिवार का व्रत रखें, हनुमान जी पर भोग चढ़ाएं, इनका अच्छा होने के चांसेस हैं। अय्यर भाई ये सेक्सी भाई थोड़ा छोड़े, अय्यर भाई सेक्सी भाई यार, लेकिन इनकी कमर में इतना दर्द क्यों है? कमर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लचीली कमर है और लचकाते भी बहुत है। तो अय्यर भाई यार थोड़ा कर लो यार, वर्ल्ड कप वाले साल में तो आप ऐसा तय करें। हाँ यार, कैसे खेलेगी इंडिया लेग स्पिनर यार, ज़ैम्पा, आदिल रशीद, और तुम्हारा ये पाकिस्तान में वो कौन है, अबरार अहमद आया ना, शादाब खान भाई। हाँ शादाब खान, कैसे खेलेगी इंडिया यार। यार अय्यर भाई तुम तो लेग्स के साथ खेलने में बिजी हो, लौंडे हमारे लेग स्पिनर नहीं खेल पा रहे। तो यार कुछ थोड़ा रहम खाओ यार, ऐसा मत करो, थोड़ा शनिवार और मंगलवार का व्रत करो, ठीक है। और दूसरों के घर जाके वहां से स्टोरी पोस्ट करना बंद करो, ऐसा ही बात नहीं है। पूरा देश देखो अपील कर रहा है आपसे। और उससे क्या हमारे दूसरे प्लेयर है जो टीम, मतलब उनको भी उनका अलग मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। चहल भाई की इतनी कुटाइयां हो रही है, उनका ध्यान ही नहीं है पिच पे, बार बार घर पे मिस कॉल दे रहे हैं, कॉल भी पिक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की गतिविधियां जो चल रही हैं उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि भारत के कुछ खिलाड़ी, और सबसे ज्यादा यार ये आयरलैंड दौरे में बुमराह भाई पाजी थोड़ा अच्छी रिटर्न कर लें, और एज ए कैप्टन कोई बढ़िया करे ताकि हमारे क्लाउन कैप्टन से मेरा सुझाव तो ये है कि बुमराह जब बॉलिंग करने आए, एक कंधे पे उनके अर्शदीप हो और एक मतलब एक कंधा कोई मुकेश हो, और वहां से ऐसे में बॉल डाल दे, उनको ऐसे लेके आया है, बुमराह का चेहरा है, ऐसे बॉल डाल दे, वो खुद चल के ना आए, या फिर बुमराह का चेहरा बना के किसी और को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो टांगे बड़ी प्रेशियस हैं, उन टांगों को संभाल के रखना जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप में कम से कम नहीं तो उन्हें कम से कम 60 से 70 ओवर डालने हैं, 10 ओवर तो फेंकेगा ही। तो भाई लंबा मतलब वर्ल्ड कप है, 8-7 मैच इंडिया ग्रुप में खेलेगी, और सेमीज में तो पता नहीं पहुंचेगी नहीं। इसका भी हम एक एनालिसिस करने वाले हैं, जो टॉप टीम्स हैं, जो पावर हाउसेज हैं, इंडिया नहीं होगी, तो उस पे हम देखेंगे हाउ दे आर फेयरिंग अगेंस्ट ईच अदर, और इसमें इंडिया को भी कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं। चलो बाकी अभी तक इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं भाई, पसीने लाइट आ नहीं रही है, हरियाणा गवर्नमेंट और इनको हम लानतें भेजना चाहेंगे भर भर के, क्या बोले। ऐसे आप लोग हमको प्यार देते रहिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या क्या चीजें और हम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हम सुनेंगे नहीं, लेकिन चलो।